अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अजीब व गरीब करवटें ले रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज से पहले कहती ये थी कि वो मुज़ाकरात करेगी, लेकिन मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ताकत का मरकज़ महवर वो है हुकूमत। टूथलेस है हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं और बेख्तियार लोगों से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अब हुकूमत डिफरेंट बात कर रही है। हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि ये एनआरओ चाहते हैं, ये घबरा गए हैं, बातचीत नहीं होगी। ये जो हॉकिश अप्रोच है, ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए शायद सबसे अहम मामला है कि इस हॉकिश अप्रोच की वजह से मामलात मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो हुकूमती क्वार्टर इस मामले को कैसे देखते हैं, तो इस मामले पर बात होगी। पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि दो इंतहाई अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और असद कैसर साहब, दोनों ने इस मामले पर लब कुशाई की। क्या बताया उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से? जो बातें चल रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर उसकी तरदीद आ गई कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्या कहा इन दोनों साहिबान ने, सुनिए। अहम तरीन हुकूमती वज़रा जो नोहा कुना नज़र आते थे, शिकवा कुना नज़र आते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात ही नहीं, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके उनसे रास्ता तलाश कर रही है इक़्तिदार में आने और हमें बेदखल करने का। अब जब तहरीक इंसाफ ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अब हुकूमत की पहली चाल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ से जो चाल चली गई, अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात और इरफान सदीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के थिंक टैंक शुमार होने वाले जो लोग हैं उनमें शामिल हैं, इन दोनों साहिबान ने जो जवाब दिया वो भी सुने। राना साहब, आप रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। हमें ये बताएं कि आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ था ये प्री कंडीशंस क्या होती हैं, हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अब आप ही के वज़रा कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर का मामला किसी किनारे जब तक नहीं लगता, ये मामला तय नहीं होता, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि पीटीआई वो जमात है जो कहती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आप कौन हैं, और पार्लियामेंट जाली है। और इन्होंने प्रोटेस्ट करने का वो वक्त लिया जब बेलारूस के सदर और एक बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा था। इनको खूब रोका और शराइत भी हमने कहा कि ऐसी नहीं है जो सुनी जाए, तो ये किसी की सुन नहीं रहे थे। और इन्होंने वो किया जो ये करना चाहते थे, पाकिस्तान की तारीख का एक पुरतशद्दद एहतजाज किया, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 40 के करीब गाड़ियां जलाई गईं, कुछ पुलिस वालों को बुलेट वुंड्स भी हुए, रेंजर्स वाले शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए। और फिर इनकी जो फाइनल कॉल थी वो फ्लॉप कॉल में तब्दील हुई। ये वहाँ जिस तरह कह रहे थे कि हम तब तक अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे फिर नहीं जाएंगे, अब ये आए हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी है, और अगर आपने हमारी शराइत ना मानी तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे और हम ओवरसी रिमिटेंसेस को बंद करा देंगे। तो देखें, बात यह है कि एक तरफ तो आप 9 मई के अंदर मुलव्वस, फिर 26 नवंबर को आपने वायलेंस का एक नया चैप्टर रकम किया, फिर आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि कोई गोलियां चलाई गई जबकि रियासत ने कोई गोली नहीं चलाई। फिर आप जो है वो धमकी देते हैं पाकिस्तान के मफादात के ऊपर, आप कहते हैं कि हम मईशत के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। तो फिर कैसे हम आपके साथ मुज़ाकरात करें? कभी आप गिरबान पकड़ने की बात करते हैं, कभी आप पाँव पकड़ने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं पार्लियामेंट में अब आ गए। और देखिए, इनकी तारीख है, अगर आप इनकी तारीख देखें तो जितने भी मुज़ाकरात हुए जब ये हुकूमत में थे या हम ऑपोजिशन में थे या हम हुकूमत में या ऑपोजिशन में, तो कोई मुज़ाकरात इनके साथ कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इनकी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। राना साहब, कोई राब्ता मौजूद है, लिज़ॉन मौजूद है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान? बैकडोर, बैक चैनल डिप्लोमेसी को चल रहा है क्यों? देखिए, बात ये कि अब एक फ्लॉप शो के बाद अब ये वो काम करने जा रहे हैं जो पिछली दफा भी इनका फ्लॉप हुआ था। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी जब बिल जला दिए और बिल नहीं पे किए, और गर्म पानी जब इनको नहीं मिला नहाने के लिए तो इन्होंने बिल उतार दिए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सिविल नाफरमानी करना चाहते हैं, तो इनकी किसने सुननी है? अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी करके देख। आपके अहम तरीन वज़रा उभार रहे हैं, आपकी गुफ्तगू भी उभारने वाली है कि ठीक है फिर करके दिखाएं। आप लोगों को क्या ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आप ये ना करें,
आप हुकूमत बतौर हुकूमत आपकी जिम्मेदारी नहीं समझते कि आपने अपोजिशन के साथ डायलॉग करना है, बातचीत से मसला हल करना है? यहाँ तो जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी और आपकी बात से भी तासुर तो ये मिलता है कि आप लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा फिर ये करके दिखाएं। नहीं देखिए, नहीं मैं बताता हूँ, जो असूली मौक़िफ़ हुकूमत ले रही है कि आप हर थोड़ी देर बाद मुल्क को ब्लैकमेल करते हैं और आप कहते हैं कि हमें एनआरओ नहीं दोगे तो हम जो है वो फलानी चीज़ कर देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप बार बार धमकियां नहीं दे सकते मुल्क के मफादात को कि आप उसको जो है वो गिरवी रखवा के आप कहें कि अगर ये ना माना गया तो ये आप इस कॉल को कॉल ऑफ कर दें। आप पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, हम बात कर लेंगे, लेकिन धमकियां दे के आप जो है वो बातचीत नहीं आगे बढ़ सकती। आपने पहले, अगर ये पुरअमन एहतजाज होता तो अलहदा बात थी, आपने पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दद एहतजाज किया, फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया, तो आप क्या मुज़ाकरात कैसे करें आपसे? आप आज भी झूठ बोल रहे हैं। गोलियां आपने चलाई, आप कहते हैं रियासत ने चलाई, रियासत ने कोई गोली नहीं चलाई। आज आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने लाइव एम्युनिशन यूज किया। 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके मेडिकल भी मौजूद हैं, जिनके बुलेट वुंड्स हैं। 8 पुलिस वाले। अच्छा मुझे बताइएगा, कल इसहाक डार साहब ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर जो गुफ्तगू की है उसमें एक बड़ा हैरान कुन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा 111 के ब्रिगेडियर को बंटा कुलेल के जरिए मारा गया। ये चीज़ पहले मौजूद नहीं थी। कैन यू कंफर्म दैट कि ये स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, इन्होंने मार्बल्स का इस्तेमाल किया है और इन्होंने इनके पास शेल भी थे, इनके पास टेयर गैस भी थी और इन्होंने मार्बल्स का भी इस्तेमाल किया है और इन्होंने गोलियां भी चलाई। नहीं, बट यू कंफर्म कि एक ब्रिगेडियर के सर में मार्बल कांच का बंटा लगा? स्पेसिफिक ब्रिगेडियर की मैं बात नहीं, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द सेनेट की बात की है तो वो ठीक कही होगी उन्होंने, बिल्कुल वो उनके पास, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 150 के करीब पुलिस वाले जख्मी किए हैं इन्होंने। 40 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं लगभग जिनको जला के राख कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो दर्जनों प्रोहिबिटेड जो है वो वेपन्स दरामद हुए हैं। शेल्स का इस्तेमाल किया और वो भी उन कंपनी के शेल्स का इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते। सही। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों का मौक़िफ़ तो हमारे सामने। 238 जख्मी हुए हैं, 4 रेंजर्स शहीद हुए हैं, 2 पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए हैं और एक कोई और पुलिसमैन या पुलिस ऑफिसर हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये मौक़िफ़ है हुकूमत का, हमारे सामने नंबर मौजूद है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि सिरे से दूसरी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई, मार्बल्स भी मारे गए, आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ, दूसरी तरफ आप आंसू गैस और यही चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अटक पुल से लेकर डी चौक तक सिरे से ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना कोई तहरीक इंसाफ एग्जैजरेटेड नंबर, ठीक है वो दे रहे सैकड़ों लोग, 12 का उन्होंने ऑफिशियली कहा है। कैन यू कंफर्म कि ये 12 वाकई तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं? देखिए, जो 12 लोगों का ये कह रहे हैं उनके मेडिकल मंजरे आम पे नहीं आए कि अगर वो उनकी वफात हुई है तो कैसे हुई है, और जो अगर किसी को बुलेट वुंड से मारा गया है मिसाल के तौर पे, तो जो पुलिस की गोली होती है या जो आर्म्ड फोर्सेस की जो गोली होती है वो तो पेटेंटेड गोली होती है, उसका तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो किस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई और क्या हुआ। वो अगर मौजूद है तो दिखा दें। और अगर ऐसी गोली उनको लगी है, ये तो हमें पता भी नहीं है कि गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि उनके कोई पोस्टमार्टम और ये चीजें डिटेल नहीं आई कि वो कैसे 12 लोग फौत हुए, कहाँ मेडिकल उनका हुआ, कहाँ उनकी FIR दर्ज हुई। ये सारी कहानियां जो हमारे सुनाई दे रही हैं, तो जो गोलियां उनकी बॉडीज में हैं वो ले आए सामने, बाहर ले आए। अगर कोई ऐसी कोई चीज है, हमें तो ये मफरूजे जरूर लग रहे हैं, मफरूजे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये वसूख से बता सकता हूं कि हुकूमत ने पुलिस वालों को बुलेट्स इशू ही नहीं की। उन्होंने अगर इस्तेमाल किया तो बुलेट ये रबर बुलेट्स का किया, और उन्होंने जो है वो शेल का और टेयर गैस का इस्तेमाल किया। आपकी बात बुलेट्स और ये बात हुई कैबिनेट में। राना साहब आपकी बात भी मुख्तलिफ है। हमारे सामने हुकूमत के अब 3 वर्जन हैं। आपका वर्जन वो है जो अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिरे से
बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। गोली नहीं चली डी चौक या जिन्ना एवेन्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद पर। फिर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कहते हैं गोली तो चली लेकिन अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने चलाई और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर चलाई। यह है दूसरा मौक़िफ़ हुकूमत का कि हाँ गोली चली थी मगर उन्होंने चलाई। तीसरा मौक़िफ़ ये एक ही मौक़िफ़ है। नहीं, तीसरा मौक़िफ़ इसहाक डार साहब, सर गोली नहीं चली हुकूमत की तरफ से कहना, ये आगाज से कहा जाता रहा, इसका मतलब ये है कि आप ऑल टुगेदर फायरिंग लाइव एम्यूनेशन के इस्तेमाल को डिनाई कर रहे हैं। तीसरा मौक़िफ़ ये है कि एरियल फायरिंग हुई। हमें स्नाइपर्स आइडेंटिफाई, गोली चलाने की तो वीडियोस हमने रिलीज की हैं सीसीटीवी की, नहीं, जो लोग शेल और गोलियां। तीसरा मौक़िफ़ जो ख्वाजा जो इसहाक डार साहब ने लिया है वो ये कहा है कि एरियल फायरिंग हुई। अब एरियल फायरिंग जो है वो जाहिर है कि एरियल फायरिंग से मुराद क्या है? फिर लाइव एम्यूनेशन की कोई फायरिंग नहीं हुई। ये मैं आपको बात जो कैबिनेट एरियल फायरिंग, बुलेट फायरिंग हुई ना, जो सॉरी ये रबर बुलेट की फायरिंग हुई, रबर बुलेट फायरिंग हुई। रबर बुलेट को एयर एक की एरियल फायरिंग की क्या जरूरत थी? जब जो आप उनको ऊपर डायरेक्ट आप मुजाहिरीन को रोकने के लिए व्हेन दे वर क्रॉसिंग द लाइन, जहां इजाजत नहीं है, ममनुआ इलाके में वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके ऊपर डायरेक्ट जब रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको आप तस्लीम करते। रबर बुलेट्स फायर किए गए, बड़ी क्लियर कट बात है। एरियल फायरिंग का मुझे नहीं पता, रबर बुलेट्स हुए, एम्यूनेशन फायर ही नहीं हुई क्योंकि वो इनको इशू नहीं हुई थी। इसका एतराज किया गया, पुलिस ने ये कहा है कि हमें आपने सबके सामने कर दिया और हमारे पास सवाए डंडों के और किसी चीज के कुछ भी नहीं था। तो ये चीज और वो जो है वो देवर आम। तो ये तो मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो काबीना में हुई। सही राना साहब, अब जो आप बात कर रहे हैं वो अब एक चौथा मौक़िफ़ है जो नायब वज़ीर आज़म है। एक मिनट, लेट मी क्लियर इट। कोई चौथा मौक़िफ़ नहीं है कोई, यानी कि फायरिंग हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। ये इसहाक डार साहब ने भी कहा है, ये प्रोड्यूसर साहब फौरी तौर पे अगर इसहाक डार साहब का एरियल फायरिंग का शॉट अवेलेबल है, सुन ले। एरियल फायरिंग हुई है ना, राना साहब, मतलब वो बुलेट फायर हुई। राना साहब आप सुन ले, हो सकता है कि देयर इज सम कंफ्यूजन, आप सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने। जी राना साहब, एरियल फायरिंग, तो अगर एरियल फायर भी हुई है तो वो भी बुलेट फायरिंग हुई है, वो सॉरी ये रबर बुलेट की फायरिंग हुई है। रबर बुलेट की फायरिंग जो है वो पूरा दिन होती रही, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं गए। रात की रबर बुलेट्स की आवाज क्या ज्यादा गूंजदार थी कि भगदड़ मच गई? मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बुलेट्स इशू ही नहीं हुई पुलिस को, और ना उन्होंने जो रेल बुलेट्स हैं उसको फायर किए। जो फायरिंग हुई है वो रबर बुलेट्स की। सही, अच्छा, ये चेंज ऑफ हार्ट, ये चेंज चाहे वो एरियल हुई है या किसी की तरफ हुई है, वो रबर बुलेट। सही, ठीक है, ये आपका और अगर फायरिंग, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पास बुलेट वुंड्स हैं, वो पीटीआई वालों की साइड से फायरिंग हुई है। इसके अलावा भी अब मैंने आपको ममनुआ वेपन्स भी बता दिए, असला भी बता दिया जो पकड़ा गया, वो डिस्प्ले पे भी था, वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जी वो डिस्प्ले पे भी था, आपका नंबर भी हमारे सामने, और लोग जख्मी, उनकी फुटेजेस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का क्लेम भी मौजूद है और उनके दावे भी मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त ब्रीफिंग दी गई है और जो चीज़ें सामने रखी गई हैं, ये चेंज ऑफ हार्ट कि हम ये कर लेंगे। इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि मुख्तलिफ सफ़ीर आ रहे हैं, वो ये मामला उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़ा शदीद आलमी दबाव मौजूद है। देखिए, आलमी दबाव जो है वो लोगों को, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पीटीआई ने किया, शुरू में ऐसा कोई तासुर इन्होंने बनाया और वो बना कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मैसेकर हो गया, और वो हमेशा जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो उसकी झाग आहिस्ता आहिस्ता बैठती है। बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, लेकिन उनको शवाहिद दे दिए गए। सही, वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत कम वक्त है, मुझे क्विकली ये बताइएगा कि क्या आप आगाह हैं, क्या वज़ीर आज़म आगाह हैं, क्या काबीना आगाह है कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं DGI साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वो उनके दौरे सर्विस के हैं, 9 मई से रिलेटेड हैं, प्री रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट है? देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट तो 100% है, और उनको तो अलग से तफ्तीश का कहा गया प्रेस रिलीज में। जब वो DGI से फारिग हुए तब भी हैं, और उससे पहले भी जो मामलात हैं, देखें ये मेरे पास तफसील नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो सियासी मुदाखलत के ऊपर ही तो उनकी इंडाइटमेंट हुई है। और सियासी मुदाखलत जो है
वो पोस्ट रिटायरमेंट भी है, और जब वो DGI नहीं थे तो तब भी सियासी मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमर जमान कायरा साहब। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इस वक्त ऐसा लगता है कि इट्स अ डेजा व्यू। वही सूरत हाल जो आज से चंद साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अपोजिशन के साथ जब मुज़ाकरात की बात होती थी तो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ये कहती थी कि ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि NRO चाहते हैं, और NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हो जाएंगे, NRO नहीं मिलेगा, जो मुतालबात अपोजिशन के हैं वो नहीं माने जाएंगे। और अब यही सूरत हाल नज़र आती है कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कहने के बाद कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब बिलाखिर राज़ी नज़र आती है कि हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, सियासी कुव्वतों के साथ, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए वो तैयार तो नज़र आते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी वही करती हुई नज़र आ रही है जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी। तो नतीजा अगर उस वक्त कुछ अच्छा नहीं निकला तो आज नतीजा कुछ अच्छा कैसे निकल सकता है? कमर जमान कायरा साहब से बात करेंगे। कायरा साहब, बात आपने सुन ली, आप ही के जो गवर्नर साहब हैं फैसल करीम कुंडी, और इतलात का शोबा भी आपकी जमात का उनके पास है, वो भी वही बात कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग करते थे। तो अगर इसी तरीके से मामला चलेगा तो फिर हम ये समझ लें कि सियासी इस्तेहकाम ये बस सिर्फ एक कहानी है, बयानात में मिलेगी कि हुकूमत कहती है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो स्टेप उठाना है वो उठाने के लिए कोई भी राजी नज़र नहीं आता। नहीं, ऐसा ये नहीं है। मुज़ाकरात के लिए माहौल बन रहा है, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जब अपोजिशन अपनी पोजीशन पे खड़ी रहेगी, वो भी पब्लिक अपनी पोस्चरिंग ऐसी करती रहेगी कि हम जो है वो सिविल नाफरमानी कर रहे हैं और हम फलां कर रहे हैं, और वो जो गाली गलौच है वो चलती रहेगी, तो हुकूमत की तरफ से भी इस तरह के बयान आते रहेंगे कि जी हम बिल्कुल ये NRO मांग रहे हैं और ये फलां कर रहे हैं। इस सारे माहौल के होते हुए गुफ्तगू है वो होनी है। ये कहा जाए कि गुफ्तगू हो तो उससे पहले तमाम तोपें बंद हो जाएं, अल्लाह करे ये कभी वक्त हमारे मुल्क के अंदर आ जाए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक बड़े जज्बाती से हिजानी से माहौल वाला मुल्क है। हमारे यहाँ लोग भी बड़े मजे ले लेके बातें सुनना चाहते हैं। आप भी रिपोर्ट करते हैं तो आपके प्रोग्राम भी वही चलते हैं जहाँ जरा गर्मा गर्मी होती है। तकरीरें करें तो उसमें भी वही तकरीर जो पॉपुलर होती है जो जरा गर्मा गर्मी वाली हो, ठंडा सा ठहराव वाला अक्लो मंतक पे मबनी आर्गूमेंट जो है वो कम सुनते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो डायलॉग का प्रोसेस इसी माहौल में चलता रहेगा और अल्लाह करे वो कामयाब भी हो जाए। इससे पहले भी जब डायलॉग हुए तो इसी तरह के माहौल में हुए, दोनों तरफ से हड़तालें भी हो रही होती थी, मुज़ाकरात भी हो रहे होते थे, एहतजाज भी हो रहे होते थे। नहीं कायरा साहब, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो बनाना है मुज़ाकरात के लिए, जिसको साजगार माहौल कहा जाता है, ये आपके ख्याल में ओनस ये अपोजिशन के ऊपर है या ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, आप लोगों की है जो इस वक्त आप डायरेक्टली नहीं है, बिलवास्ता आप भी इक़्तिदार में मौजूद हैं, आप लोगों ने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, या हम ये तहरीक इंसाफ से तवक्को करें और उनको ग्रिल करें इस बात पर कि भाई आप माहौल क्यों नहीं बना रहे? आप दोनों तरफ से ये तवक्को ना करें। तहरीक इंसाफ को आप कह नहीं सकते ना जो आपकी बात मानेंगे, वो अपोजिशन में है, वो शोर करते रहेंगे, उनका मिजाज भी ऐसा है। और अगर आप हुकूमत की तरफ से ये कहें कि जी हुकूमत की तरफ से भी तोपें बंद हो जाए तो ये भी नहीं होगी। यहाँ पे इस वक्त जिस तरह है ना, वो पहले कभी हुआ करता था ना, अखबार में खबर आई 24 घंटे बाद दूसरे को जवाब देना होता था। अब तो लम्हा लम्हा मरहला मरहला हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर खबर का जवाब चल रहा होता है, और लोग 24 घंटे बाद तो अपना ओपिनियन कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो ये नहीं होता कि एक तरफ से बात हो दूसरी तरफ से खामोशी हो। हुकूमत की तरफ से भी तोपें बंद नहीं होगी। सो जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का जिक्र या जो ख्याल हमारा, जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मेरी समझने में गलती हो, जो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत जिम्मेदाराना बयान आने शुरू हो जाए, अपोजिशन अगर तल्ख बात भी करती है तो बर्दाश्त करे, तो ये मेरा नहीं ख्याल हो, बल्कि इन दोनों को इग्नोर करना चाहिए और जो जिम्मेदार आम है उनको अपनी बातचीत करनी चाहिए। इग्नोर करने से, अभी आपने सिविल नाफरमानी की बात की कि वो जनाब इस नहज पर ले जाते हैं, जाहिर है ये सवाल हम भी उनसे करते हैं, भैया आप सिविल नाफरमानी ये कौन सा तरीक़ाकार है? सियासत के कुछ उसूल हैं, रूल्स ऑफ द गेम है, उन्होंने कहा रूल्स ऑफ द गेम तो ख़त्म कर दिए हैं,
हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर हमें हक़ एहतजाज नहीं दिया जाएगा, हमारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर, इकट्ठा होने की जो आज़ादी है, जो राइट है, एक हकूक़ आइन में प्रॉमिस किए गए हैं, जब वो सलब कर दिए जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये आर्गुमेंट बड़ी हद तक उनका दुरुस्त भी मालूम होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रहे, वी हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस, ना हमें एहतजाज करने दिया जाता है। सवाल ये है कि हम मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, हमारे लोग फांसियां चढ़ते रहे, कोड़े खाते रहे, जेलें झेलते रहे, पता नहीं क्या क्या तशद्दुद हुए। अल्लाह ना करे वो कहीं रिपीट हो, बिल्कुल हमें ये तवक्को ही नहीं है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ ना कि हमने सिविल नाफरमानी की बात की हो। असल में आपको हुकूमत से एतराज होता है। अगर हुकूमत आपके साथ अच्छा नहीं कर रही तो आप हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस और उसके जबर को भी बर्दाश्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए आप लॉबिंग करते हैं, आप मीडिया कैंपेन करते हैं, आप जल्द से जुलूस करते हैं। लेकिन उसका जवाब ये नहीं होता कि उसके डिनाइल की सूरत में आप रियासत पे हमला आवर हो जाए। रियासत पे हमला आवर कैसे? सिविल नाफरमानी का एक झलक तो आप इमरान खान साहब के दौर में देख चुके हैं। जब उन्होंने बिजली के बिल जलाए थे, जब उन्होंने कहा था कि बैंकों में पैसे मत जमा कराओ, जब उन्होंने कहा था टैक्स मत दो, जब उन्होंने कहा था कि फॉरेन रेमिटेंसेस हुंडी के जरिए भेजो, बैंकों के जरिए ना भेजो, तो ये बुनियादी तौर पे सारे जो इक़दामात हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी को फ्रीज करने वाले, ये तो मुल्क के ऊपर हमला है। मुल्क के ऊपर हमला तो गद्दारी का मुर्तकिब होने वाला बात है ना। हुकूमत के ऊपर आप जो भी हमला करते हैं, हुकूमत आपके खिलाफ गद्दारी के ताने नहीं दे सकती, आपको ये गद्दारी की बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप रियासत को ढाने चल पड़ते हैं, ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिससे रियासत खुदा न खास्ता जो है वो हर्ट होती है, ये तो किसी सूरत में एहतजाज में नहीं आता और ना कोई टॉलरेट करेगा। कायरा साहब, यही सवाल जब उनसे किया जाता है, वो ये कहते हैं कि हम जलसे की इजाज़त मांगते हैं कि हमें जलसे की इजाज़त नहीं देते, हम रैली की इजाज़त मांगते हैं, हमें रैली की इजाज़त नहीं देते, हमें कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं देते, हमारे बिजनेस ठप पड़े हैं, हमारे चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हैं, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, ये सब कुछ इस माहौल में क्या आप डिसएग्री करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है? काना के जलसे की मिसाल देते हैं, संजानी के जलसे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वैसा भी नहीं है। सवाल ये है कि अभी रिसेंटली ले ले, उन्होंने कहा कि हमने जाके धरना देना है डी चौक में। गवर्नमेंट ने उनको बताया कि भाई एक कानून बन चुका है। पहले जो जमातें डी चौक में धरने देती रही उस वक्त क्योंकि कानून नहीं था, अब एक कानून बन चुका है। वो अच्छा है, बुरा है, आपको पसंद है, नहीं है, लेकिन वो कानून है। और उसके बाद एक अदालत का फैसला भी आ गया है कि आप इस्लामाबाद में किसी को इजाजत नहीं देंगे। तो आपको इजाजत है कि आप डेडिकेटेड जगह पे जलसा कर लें, धरना कर लें, सिट इन कर लें। उन्होंने कहा दो। तो डिनाई किसने किया? हुकूमत ने या उन्होंने? कायरा साहब, डोंट यू थिंक इट वाज टू लेट? 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात है जब ये संजानी की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ ने 13 नवंबर को अनाउंस किया कि हम ये करने जा रहे हैं। उनकी गलती, हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने 7 दिन पहले एनओसी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, उनकी गलती। चलें, हम उनसे इस पर सवाल करते हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसने पहले दिन से कहा कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, बंद कर देंगे, लॉकडाउन की बातें, अटक पुल, ये तो हुकूमत ने किया ना। ऐसा नहीं। ये बातें गवर्नमेंट की तरफ से आई, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कही, बाकी वज़रा ने भी कही। जो एक पैनिक होता है ना मुल्क में, मीडिया के ऊपर बातें आ रही हैं, तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन किसकी बातें आ रही हैं? गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं हम तो कफन बांध के सरों पे जाएंगे, वापस आएंगे ही नहीं। हम तो देखेंगे, हम तो हर हद पार कर जाएंगे, हम तो जेल की दीवारें गिरा देंगे, हम तो किसी भी सूरत में वापस नहीं हटेंगे, अब तो वहां बैठेंगे जाके। अब ऐसी सूरत में उसके जवाब में अब लोगों को यकीन दिलाते हैं, कारोबारी तबके को, आम बंदों को, कि पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं होता, चिड़िया पर नहीं मारेगी, हम यहाँ किसी को इजाजत नहीं देंगे। उसके जवाब में इसी तरह की गुफ्तगू होती है। लेकिन हुकूमत ने जब वो आए तो उनको कहा कि भाई एक डेडिकेटेड जगह है, आप दरख्वास्त देके वहां आ जाइए। और उसके बाद फिर वो पिशावर मोड़ पे जलसा कर सकते थे, सिट इन कर सकते थे, उसके पीछे कर सकते थे। अगर वो तमाम हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर क्या करेगी सरकार? वो करेगी जो किया, वो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन
बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारे नहीं रहते। ये भी नहीं ऐसा हो सकता कि हम आज़ादी इज़हार राय और राइट टू असेंबली की बुनियाद पे लोगों को, एक बड़े क्राउड को इकट्ठा होने दें और उसके बाद जो वो जाके, जिनका माजी का रिकॉर्ड भी ऐसा हो कि वो जाके पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, वो सदर हाउस और वजीर आजम पे हाउस पे चढ़ दौड़े, वो जाके सेक्रेटेरिएट पे कब्जे कर ले और वो जो डी चौक के या इस्लामाबाद के दरख्तों को जलाते हैं वो दफ्तरों को जलाना शुरू कर दे, तो फिर आप क्या करें? यही वो मामला है जहां पर हम हुकूमत से ये समझते हैं, हम हुकूमत से ये समझते हैं। मेरी बात मुकम्मल होगी जी, मेरी बात जरा मुकम्मल। सवाल ये है कि क्या हम, अगर ऐसा हो और लोग अंदर चले जाएं, तो फिर आप और मैं बैठ के आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे होंगे कि तुम कैसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो जिसे पता था कि लोग आ रहे हैं और इसके बावजूद उन्होंने लोगों को आने दिया, उनको रोका नहीं, आपने अपनी इमारतों का दिफा नहीं किया, आप अपने सदर हाउस का, पार्लियामेंट हाउस का दिफा नहीं कर सके। आप दोनों अतराफ का तरह सामने रखे ना सूरत हाल, एक साइड को देख के बात करेंगे तो फिर आप शायद आपके आर्गुमेंट में वजन हो जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल एक साइड को देखकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लिहाजा मैं उनके सवालात आपके सामने रख रहा हूं। जब मैं उनसे बात करूंगा यकीनन आपका जो मौक़िफ़ है, जो हुकूमत का इसमें मतमा नज़र है, वो मैं उनसे सवाल करता हूं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ वर्शंस हैं। तहरीक इंसाफ, उनका सोशल मीडिया, बाहर बैठे हुए लोग कहते हैं कि हज़ारों लोग मारे गए या सैकड़ों लोग मारे गए, 278 तक का तो बयान पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने कहा। ऑफिशियली तहरीक इंसाफ ने कहा कि 12 लोग। हुकूमत के मौक़िफ़ हैं हमारे सामने 3, एक जो कि सिरे से इनकारी है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, गोली तो चली ही नहीं। ये है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ साहब। उसके बाद आते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं गोली तो चली लेकिन चलाई अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने और चलाई पीटीआई के मुजाहिरीन पर। फिर तीसरा वर्शन हमारे सामने कल आया है इसहाक डार साहब का, वो कहते हैं कि गोली तो चलाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, लेकिन वो एरियल फायरिंग थी, हवाई फायरिंग थी। हुकूमत कहती है कुछ भी नहीं हुआ, ना अस्पताल में कोई मरीज दाखिल हुआ, ना कोई जख्मी आया, ना कोई शख्स जो है उसकी मौत वाक़ हुई। आप समझते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसको अंडर द कारपेट आप श्रग ऑफ कर दें? व्हाट इज द वाइबल सोल्यूशन? अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। डू यू नॉट एग्री कि ये एक बेहतर रास्ता है सच तक पहुंचने का? तीसरा, पहली बात तो यह है कि जब जंग या लड़ाई हो जाती है ना, तो सच्चाई सबसे पहला बार वो हदफ होती है, वो सबसे बड़े पहले वो कैजुअलिटी होती है। ये बात दुरुस्त है कि पहले दिन कहा गया सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हमने पूछा भाई सैकड़ों लोग अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो फिर हजारों जख्मी भी होंगे। जिस क्राउड में सैकड़ों जो लोग शहीद हो गए, वहां हजारों को लोग गोलियां लगी होंगी। इसी तरह 278 का जब फिगर आया, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 3 का, फिर 12 का, अल्टीमेटली वो 12 पे आगे रुक गए। अच्छा चले 12 लोग भी अगर हुए तो फिर भी लोग जख्मी हुए होंगे। अगर 12 लोग शहीद हो गए हैं तो 20-50 जख्मी भी होंगे और वो जख्मी करीबी अस्पतालों में ही गए होंगे। और ऐसा ये बात भी दुरुस्त है कि उस दिन शाम तक तो चलो आप रात तक तो नहीं जा सके, लेकिन अगले दिनों में सारे मीडिया के जो हेल्थ के रिपोर्टर्स हैं आपके, वो सारे अस्पतालों में जाते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं थी, कोई अस्पताल बंद नहीं था, किसी अस्पताल के ऊपर पुलिस मतीउल्लाह जान गए थे, आइस निकल आई थी उनकी जेब से। नहीं देखिए, वो जिस मूड में और जिस जगह गए थे और जो कहते गए थे, जरा वो छोड़ दीजिए। मुझे उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो मूड वो लेके गए थे उस मूड के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सहाफत कर रहे हैं, आपने खबर देनी है, आपकी भी लिमिटेशन है। मैं फर्ज करें जो हुकूमत बैठी है, हुकूमत की भी लिमिटेशन, तो सबको अपनी अपनी लिमिट्स में रहना है। लेकिन आपके रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं साहब, अगर उनके मूड पर एतराज है, लोग जाते हैं। आप इंफॉर्मेशन का महकमा संभाले रखा है आपने इस मुल्क में। मैं शायद इस बात से हुकूमत का या इस राय से इत्तफाक करता हूं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको शुबह है आप फेक न्यूज़ का मुकदमा करें। उसकी बुनियाद पे आइस जेब से निकल आना, असलहा पकड़ लिया, यरगमाल बना लिया। मैं नहीं कर रहा ना, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। जो हुआ गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जिस मूड में वो जा रहे थे वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता। बाज़ ये भी होता है ना, हद होती है हर चीज की। वो भी कह रहे थे कि सैकड़ों लोग हैं और इतने लोग हैं, और जो मतलब माजरत के साथ वो मुनासिब रवैया उनका नहीं था। आप लोग बड़े तल्ख सवाल करते हैं और हुकूमत को बल्कि ची बची कर देते हैं पकड़ के, लेकिन आपके साथ कभी तल्ख कोई नहीं हुआ, इसलिए कि आपके लहजे मुनासिब है और आप मुनासिब लहजों में, हुकूमत को भी मुनासिब लहजे में बात करनी चाहिए। सवाल जितना भी मुश्किल हो, जितना भी टफ हो, जितना भी कुरेदने वाला हो,
अगर उसको मुनासिब लहजे में किया जाए तो कोई बंदा उस पर सही। अच्छा कायरा साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। ये हैरान कुन है कि हॉस्पिटल्स जो कि विसिनिटी में थे, दोनों सरकारी अस्पताल, वो आगाज़ में प्रिलिमिनरी जो उनकी रिपोर्ट सामने आई कि यहाँ पर जख्मी भी मौजूद हैं, डेड बॉडीज़ भी मौजूद हैं, और उसके बाद ऑल टुगेदर उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कायरा साहब, हुकूमत जो है वो अब एक मामला तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान बड़ी गाड़ी छनती थी, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, बड़ा अच्छा लेजॉन रहा। पीडीएम सीजन 1 हुकूमत जो है वो मिलकर बनाई, वो तो रुए रवां थे। आज हुकूमत जो है वो तमाम लोगों से लड़ती हुई नजर आ रही। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ रिटर्न मुआहदा हुआ, 25 नुकात तय हुए, उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। पीटीआई के अपने शिकवे हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि एक हुकूमत जो इतने मसाइल में घिरी हुई हो, मईशत इतने मसाइल में घिरी हुई हो, वो कहीं पर भी शायद मुफाहमत या रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे, या आपके ख्याल में ये सारे के सारे गैंगअप हो गए हैं बशमूल पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं जरा आपने आपने जिस पे बात छोड़ी थी जरा उस पर खत्म कर लूं। देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि फायरिंग नहीं हुई, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने तो सुना है, मैं आपसे सुनूंगा, मैं गवर्नमेंट का वर्जन सुनूंगा, अपोजिशन का सुनूंगा। मैंने तो कहा ना कि हकायक गुम हो जाते हैं, लेकिन एक बात बहरहाल दुरुस्त है कि जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, एक वक्त आता है कि पहले वो वैसे रोकते हैं, फिर लाठी चार्ज होता है, फिर आंसू गैस होती है, फिर अगले मरहले और एक फाइनल मरहले से पहले हवाई फायरिंग भी होती है। स्टेट फायरिंग का भी एक लम्हा आ जाता है, और सारी दुनिया में एक वक्त आता है कि जब स्टेट फायरिंग हो जाता है, लेकिन उससे पहले हवाई फायरिंग होती है। ये लॉजिकल, उससे पहले रबड़ बुलेट्स फायर की जाती है, लोगों को हरासा करके भगाने की कोशिश की जाती है। ये मुख्तलिफ हथकंडे हैं, और उसके बाद भी वाइटल ऑर्गन्स पे फायर नहीं किए जाते, टांगों में फायर कर, फलां कर, ये एसओपीज है उसके लिए, और वो इंतहाई कदम है। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा सूरत हो जाए कि बिल्कुल ही काबू में ना रहे, तो अगर हवाई फायरिंग का डार साहब कह रहे हैं, वो वजीर आजम है, डिप्टी वजीर आजम है, जिम्मेदार आदमी है, तो बिल्कुल ये लॉजिकल बात लगती है कि उन्होंने फायरिंग की होगी। ये बात कि सीधी फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को मार दिया और अस्पतालों की लिस्टें आई, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तो भाई मेरे, जब वहां पे लोगों के अजीज शहीद हो जाते हैं, उनकी बाड़ियां लेने वाले, जख्मियों की इयादत करने वाले आप और मैं ना जा सकेंगे। और उस दिन इस्लामाबाद अगले दिन बिल्कुल प्लेन था, वही इस्लामाबाद में। कायरा साहब प्लेन तो जाहिर है कि 28 दिसंबर को लियाकत बाग भी था, शायद 19 अक्टूबर को कारसाज भी था, 19 अक्टूबर को कारसाज भी था। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे सर, मैं आप वहां नहीं थे, हुकूमती गुजरा वहां नहीं थे, मैं वहां नहीं था। सवाल ये है कि देखिए, बात नहीं कर रहा मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगले दिन क्या अस्पतालों में मरीज गए जी, क्या लोग गए जी, क्या आपके रिपोर्टर गए? अगर गए तो वहां जो जख्मी थे उनके भी कोई वरसा होंगे, उनके को पूछने वाले होंगे, उनकी कोई इयादत करने वाले होने चाहिए ना। और रातों रात सारे जख्मी भी गायब हो गए, डेड बॉडीज भी गायब हो गई, उनके अजीजों अकरबा भी गायब हो गए। सर दे हैव देयर ओन साइड ऑफ स्टोरी जो इसके ऊपर सुनाते हैं, जिसको मैं एंडोर्स नहीं कर रहा। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो अपनी अकली सर, की बात मेरा सवाल सुन लीजिए। आपकी बात हो सकता है कि 100% दुरुस्त हो, हुकूमत की बात 200% दुरुस्त हो। मामला यह है कि इस वक्त इसहाक डार साहब फ्लोर ऑफ द सेनेट ये बताते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सफीर आकर उनसे सवाल कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइज हो गया है मामला, हो सकता है गलत हो। मुख्तलिफ दुनिया की पार्लियामेंट्स में इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं। अब इस मामले को तय करने के लिए जुडिशल कमीशन बनना एक जायज मुतालबा है या नहीं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को फैसला करना है, जायज मुतालबा है, लेकिन मुतालबा किस बात का? पहले फिर इस पे भी कमीशन फैसला करे कि जो उस क्राउड को यहाँ लेके आए थे, बार बार मना करने के बावजूद, उनकी अपनी क़यादत, बिल्कुल, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे अगर फिक्स हो तो पीटीआई ये भी लिख के दे कि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, तो फिर वो भी इसके सजावार होंगे। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, ये जिसने जो फैसला किया, कौन कहां मौजूद था, लीड क्यों नहीं कर रहा था स्टेज से या माइक और यहाँ आने का इमरान खान ने भी कहा कि यहाँ ना जाओ, और गवर्नमेंट भी कह रही है ना जाओ, अदालत भी कह रही है ना जाओ। आई एग्री। ये बिल्कुल इसके जाहिर है कि तहकीकात का तरीकाकार तो यही होता है ना, कि अब जाहिर है कि पीटीआई जो है वो उसके मुताबिक। अच्छा, मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आ जाता हूँ जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तो एक वो बात कर रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए
कि ये यकीनन ये जो तलखियां हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो पीटीए के साथ ऑलरेडी है। तो गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए हमारे साथ एक वायदा हुआ था गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वक्त, जो आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए हम बातें कर रहे हैं। वो उस पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा है, टाइम गेन किया जा रहा है। तो ये नामुनासिब है, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया है, न करना चाहती है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी लहजों से या लफ्जों से भी आप जिसको समझ रहे हैं। इसी तरह और हम कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद करें, और हमारा कोई नया मुतालबा नहीं है, और वो काबिल अमल बातें हैं, कोई गैर मुमकिन बातें नहीं। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप काबीना में भी आए, आप गलबे में साथ होना चाहते हैं, मलबे में साथ नहीं होना चाहते। वो हैं जो हो चुके, कुछ फैसले वही सब वो हैं जो हो चुके। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक मुआहदा हुआ था दोनों जमातों का लिख के, उसके ऊपर अमल दरामद की हम बात कर रहे हैं ना। बाकी उनकी तजवीज है कि आप हुकूमत में आए, हम कहते हैं हम नहीं आते, ये तो एक पहले दिन से बात है। हम कह रहे हैं नहीं, फिर एक 2.5 साल का फार्मूला एक वक्त में आया कि डिस्कशन में, ये किसी की प्रॉपर नहीं था लेकिन डिस्कशन में आया। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इससे पहले दिन ही हुकूमत जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि कमजोर हुकूमत काम करे, मजबूत हुकूमत के तौर पर चलना चाहिए। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बिल पास हुआ है, दोनों ऐवानों से हुआ है, मुशावरत करने के बाद हुआ है, और हमने उसको वोट किया है दोनों जमातों ने। हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज अगर हुकूमत उससे पीछे हट रही है तो ये बड़ी तकलीफ बात है, और उनको चाहिए कि ऐसे रास्ते निकालें कि जो चीजें जिस बात का अहद किया या तो करें नहीं। मौलाना को तो शिकवा आपके पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब से भी है, एतराज तो उन्होंने लगा के भेजा। देखिए ना, सदर के दफ्तर का एतराज है, सदर साहब पे भी उनका गिला बनता है, वो उन्होंने किया भी है, और हम कब कह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें वो हैं, जब आप सेक्रेटेरिएट के अंदर चीजें चलती हैं तो वो उसके कानून या उनके अपने कानून के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जमातों की क़यादत का बुनियादी तौर पर यह फैसला था, इसीलिए वोट किया। अब भी उसको वोट करना चाहिए, और चाहिए या किया जाएगा। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मौलाना ये जो बिल है इस मामले के फेवर में वोट देगी या अगेंस्ट? मैं अभी इसके बारे में अपने तौर पे अकेले बैठ के क्या राय दूं, लेकिन लॉजिकल तो यही लगता है ना, अकली दलील तो यही है कि अगर हमने इसको दोनों ऐवानों में पहले वोट किया हुआ है तो फिर अब क्यों नहीं करेंगे। हाँ, क्या तब्दील हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना है सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर। कैसा स्टेप है ये कि फौज का सियासी सरगर्मियों में या ISI का हिस्सा लेना, और उस मुकाबले सजा और सजा दी जा रही? वो कौन सी सियासी सरगर्मियां हैं अभी उसकी डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ सिंगल लाइनर जो हमारे पास प्रेस रिलीज आई है सिर्फ उसी की खबर है। वो कौन सी सरगर्मियां हैं जिनको इस मामले में या इस जुमरे में डिफाइन किया गया है, वो जरा सामने आ ले तो बेहतर बात हो सकती है। और जो मेरा ख्याल है ये सुन रहे हैं, जो मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, और वो ये है कि उन्होंने 9 मई से पहले भी और खास तौर पे 9 मई को उन्होंने जो कुछ हुआ उसके वो क्राफ्टमैन थे। अगर ऐसा है तो यकीनन इदारे को उस पर बड़ा सीरियस था। अच्छा, उस पर अलहदा से तफ्तीश हो रही है। जो अभी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसका ताल्लुक 9 मई से नहीं है, उसका ताल्लुक प्री 9 मई, और एज सर्विंग DGI आपके ख्याल में वो सियासत में मुलव्विस थे? सियासत में तो मुलव्विस थे, इसमें तो कोई शक नहीं। किस हद? सारा जग कह रहे थे, मैं किसी को नहीं थे। सब कुछ मैनेज करते थे, वोट्स नहीं। देखिए ना, उन पे बहुत सारी स्टोरीज है। अब मेरे साथ तो उनका इंटरेक्शन उस तरह का नहीं था, लेकिन उनके बारे में बहुत मुसद्दका किस्म के लोग बातें करते हैं। सारी बातें कह रही है, सारा मीडिया कह रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि अपने खुद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे और आप लोगों से राब्ता भी किया था? राब्ते का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आर्मी चीफ की ख्वाहिश या उसके ऊपर तो बड़ी खुल के बातें हो चुकी है। अब तो हकायक बहुत सारे खुल गए, और इमरान खान साहब उनको बनाना चाहते थे। ये मैं क्या कहूँ, आप क्या कहें। खान साहब जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो खान साहब वाज इन नो पोजीशन के वो बना सकते, ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। मेरा सवाल ये है कि क्या उस मैंने कहा उन्होंने उनकी कोशिश थी ना, इमरान खान साहब के इरादे थे, इन्हीं इरादों की बदौलत उनको अपने इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े। और सर, वो उनके इरादे और उनकी साइड ऑफ स्टोरी है। क्या पीपल्स पार्टी को फैज हमीद साहब की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को अप्रोच किया गया अपनी लॉबिंग के लिए कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए? मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस पे हाँ ना नहीं कह सकता।
आपके इल्म में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, करवटें बदल रहा है और फिल वक्त लगता यह है कि ना तहरीक इंसाफ ना हुकूमत वक्त इसको किसी किनारे लगाने के मूड में नजर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।